बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेमेशन हमारा न्यू लेक्चर है। इसके कंटेंट्स है हमारे पास के फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन, काजेस, साइन एंड सिम्टम्स ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये दो क्लासिफिकेशन है इन्फ्लेमेशन की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। मोस्टली हम सुनते हैं लेक्चर्स में भी, लोगों से भी सुनते हैं कि यार ये एरिया जो है इन्फ्लेम्ड हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, इसमें ख़राब हुई है। तो हम इन्फ्लेमेशन को क्या समझते हैं कि यार हो सकता है यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या कुछ और कंडीशन जो है वो स्टार्ट है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन की हमें नहीं मालूम। तो आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि असल में इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़। तो इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू सेट फायर, यानी कि आग। इन्फ्लेम हम किस चीज़ को कहते हैं? इन्फ्लेम जो है आग को कहते हैं, वो जो आग का शुआ है उसको कहते हैं। तो इन्फ्लेम वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू सेट फायर, यानी कि जली हुई जगह या आग को सेट करना। ठीक है, प्रॉपर डिफिनेशन है इसके हमारे पास के इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग होस्ट सेल्स। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि होस्ट सेल प्रोड्यूस करता है। होस्ट सेल कौन सा सेल होता है? होस्ट सेल जो है टारगेट सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, वहां पर कट लगी है, तो उस कट एरिया में जितने भी इंजर्ड सेल्स हैं, जितने भी इस कट एरिया का टारगेट सेल होता है, वो सेल्स होस्ट सेल्स कहलाते हैं, टारगेट सेल जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जो है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल्स। किस लिए? खुद को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सुई पे हाथ रख दें, तो जैसे ही उस पे हाथ रख देते हैं, इमीडिएटली हमें एक मैसेज प्रोड्यूस होता है कि यार अपना हाथ हटाओ, वरना ये जो है आपको और नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा होता है ना, हमें एक मैसेज मिलता है ना कि जैसे हम सुई पे हाथ रख देते हैं, इमीडिएटली हम हटा देते हैं हाथ। तो वो जो मैसेज हमें मिलता है कि यार हाथ हटाओ, वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इनिशियल रिस्पॉन्स मिला हमें इन्फ्लेमेशन की तरफ से कि यार जो होस्ट सेल्स है वो डैमेज हो रही है, तो आप बराए मेहरबानी उसे बचाओ। तो इमीडिएटली हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन भी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, एक हिफाजत वाला रिस्पॉन्स होता है जो कि होस्ट सेल प्रोड्यूस करता है कि यार मुझे भी बचाओ और ताकि और डैमेज ना हो। क्या होता है इसमें कि blood vessels and protein and other mediators that is intended to eliminate the initial cause of cell injury। जैसे ही कोई सेल इंजरी होती है तो इनिशियल पार्ट जो है, पहले जो है प्रोटीन और अदर मीडिएटर्स, अदर जो कंटेंट्स है सेल के, जब वो किल हो जाए तो वो क्या होंगे? बाहर आएंगे। जब सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट जाता है सेल का, तो वो क्या होगा? इंटरस्टिशियल पे आएगा ना। इंटरस्टिशियल स्पेस हमारे पास कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस वो होता है कि वेन और आर्टरी से बाहर जितनी भी एरिया है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जितने प्रोटीन्स होते हैं या और मीडिएटर्स होते हैं, सबसे पहले वो जो है एलिमिनेट होंगे, जुदा होंगे इंजर्ड वाली एरिया से। क्यों जुदा होंगे? क्योंकि वहां पर डैमेज काज हो जाएगी। तो डैमेजिंग की वजह से जितने भी प्रोटीन और अदर मीडिएटर्स है वो सेल से बाहर आ जाएंगे इंजरी की वजह से। अब इंजरी हो रही है ना, इनिशियल काज जो है वो क्या करेगी? इन्फ्लेमेशन क्या काज करेगी? इंजरी काज करेगी। जब इंजरी होगी तो उसके बाद एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि यार अब जो है मजीद इंजर्ड होने से अपने होस्ट सेल्स को, टारगेट सेल्स को बचाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कि as well as the necrotic cell and tissue resulting from the original insult and to initiate the process of repair। जितने भी नेक्रोटिक सेल्स हैं, नेक्रोटिक सेल्स जितने भी नेक्रोसिस एरिया है, अगर खुदा न खास्ता पहले जो है एक जगह में इंजरी हुई है और वहां पर नेक्रोसिस काज हुए हैं। नेक्रोसिस कौन सी कंडीशन है? जब
किसी टिश्यू को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और वो जो है ख़राब हो जाए। तो जितने भी नेक्रोटिक सेल्स या टिश्यू हैं जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट, जो कि ओरिजिनल इंसल्ट की वजह से जो है, मतलब ओरिजिनल इंसल्ट का क्या मतलब है कि किसी वजह से जो है वो ख़राब हो चुकी है, पहले जो है इंजरी हुई है, ख़राब हो चुकी है, तो एंड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, तो इनिशिएट शुरुआत में इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस क्या होगी कि पहले उस एरिया को हील करने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहां तक जो हमने पढ़ा वो था इंजरी के, जैसे इंजरी होगी तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होगी। तो इन्फ्लेमेशन हमारे पास सिर्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, वो किसी इंजर्ड एरिया को हील करने की प्रोसेस भी करता है, रिपेयर करने की प्रोसेस भी करता है। तो एक जख्म जो है वो मजीद डैमेजिंग से बच जाए, मजीद डैमेज उसमें ना हो और वापस रिपेयर हो, वापस अपनी नॉर्मल हालत में आए, ये सारा काम कौन करता है? इन्फ्लेमेशन करता है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज सीक्वेंशनल रिएक्शन टू सेल इंजरी। इन्फ्लेमेशन जो रिस्पॉन्स होता है वो एक सीक्वेंशनल रिएक्शन होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक रिएक्शन होता है अगेंस्ट किसके? सेल इंजरी के। इट न्यूट्रलाइज द डाइल्यूट द इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, पहले ये न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब जितने भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या हो सकते हैं? सुई भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इन्फेक्शन मटेरियल भी हो सकता है। तो पहले इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा कि ये जो है मजीद डैमेजिंग काज ना करे। रिमूव नेक्रोटिक मटेरियल, जितने भी नेक्रोटिक मटेरियल है वो उसको रिमूव करेगा, मतलब जितने भी डैमेजिंग हुई है एक एरिया में, जितने भी डैमेजिंग हुई है तो वो जितने भी डैमेज सेल है उसको भी क्लीन अप करेगा, उसको भी क्लीन अप करने की जो कैपेसिटी है वो भी इन्फ्लेमेशन करता है। एंड एस्टेब्लिश एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर हीलिंग एंड रिपेयर, और एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे पास हीलिंग और रिपेयर हो। अगर कोई एरिया इंजर्ड हो या खराब हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाता है कि ये जो है अच्छी तरीके से हील हो, वापस ठीक हो जाए। ठीक है, विदाउट इन्फ्लेमेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग कुड ऑर्गेनिज्म नॉट सर्वाइव। इन्फ्लेमेशन के बिना कोई भी हीलिंग कैपेसिटी नहीं हो सकती। अगर एक जख्म है और वो ठीक नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि इसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो खराब हुआ है। ठीक है, तो एक एरिया को अगर वापस अपनी जगह पे लाना, हील करना, रिपेयर करना, अगर इन्फ्लेमेशन ना हो तो फिर ये हीलिंग कैपेसिटी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक जख्म को वापस हील करने के लिए, भरने के लिए क्या होना जरूरी है? इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है काजेज, कि इन्फ्लेमेशन किस वजह से काज होती है। तो 3 काजेज हो सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल एंड तीसरा केमिकल। फिजिकल में फर्स्ट है बर्न्स, यानी कि जलना, आग। आग भी एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है कि आग की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन काज हो सकता है। आग भी हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, उसकी वजह से भी जो है डैमेजिंग काज होगी, और अगर वो बॉडी को डैमेज करेगा तो उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगी। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन सी रिस्पॉन्स है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। दूसरा कौन सा है? फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी में कोई भी फिजिकल एजेंट हो सकता है, सुई भी हो सकता है, तप्पड़ भी हो सकता है, और जो है किसी चेयर से लगना या और जितने भी शार्प मटेरियल है उससे कांटेक्ट होना, इवन सिरिंज के जो नीडल है उससे अगर कांटेक्ट हो जाए, ये भी फिजिकल इंजरी में आता है। फिर है फोरिजन बॉडीज। तो फोरिजन बॉडी में इंक्लूडिंग स्प्लिंटर, डर्ट एंड डिब्रीज। स्प्लिंटर लकड़ी का एक छोटे सा हिस्से को कहते हैं, या डिब्रिटीज, डर्ट मतलब फोरिजन बॉडीज में वायरस, बैक्टीरिया, इसके अलावा जितने भी जो सुई है जो फिजिकल इंजरी में भी आते हैं, या लकड़ी का कोई टुकड़ा वगैरह, तो ये भी फोरिजन बॉडी में इंक्लूडेड है। तीसरा है ट्रॉमा, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो मेजर पॉइंट है फिजिकल काजेस की। फिर है बायोलॉजिकल। अच्छा, तो कार्डिनल साइंस पे आते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू वेस्कुलर डायलेशन गिव रेडनेस एंड हीट। जब इंजरी होती है तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट वेस्कुलर डायलेशन होगी, वेसल्स जो है वो डायलेट होंगे। जब डायलेट होंगे तो इसका मतलब ये कि वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब कुछ मिकदार के ब्लड कंटेंट बाहर आएंगे तो हमें टारगेट एरिया किस तरह नजर आएगा? रेडनेस नजर आएगी, उसमें रेडिश हो जाएगी। अब ये जो रेडिश होगी ये ब्लड की वजह से ही होगी।
मतलब जब वहाँ पर ब्लड जमा हो जाते हैं, कुछ कंटेंट्स के ब्लड जमा हो जाते हैं, तो वो जो रेड आती है तो वो ब्लड की वजह से आती है। एंड हीट, तो जब रेड होगी, रेडिश नज़र आएगी, सुर्ख जैसी नज़र आएगी, तो लाजमी बात है अगर आप लोगों ने महसूस किया है तो वो थोड़ी सी जलेगी भी, मतलब हीट जैसा प्रोड्यूस करेगी। अगर हम किसी को थप्पड़ मार दें तो वो कहता है कि यार इसने तो मेरा फेस जला दिया। तो फेस जला दिया, तो उस जलाने को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। हीट का मतलब वही, वो जो महसूस होता है वो जलाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है आग लग जाएगी, आग नहीं लगेगी, बस वो जगह जो है थोड़ी सी जल जाएगी, मतलब जली जैसी हुई महसूस होगी। और रेडनेस जो है रेडिश नजर आएगी, रेडिश हो जाएगी ब्लड की वजह से। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी गिव एडिमा काजिंग टिश्यू स्वेलिंग। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी, जब वेसल्स डायलेट होंगे, वहां से ब्लड निकलेगी, तो एज ए रिजल्ट एडिमा काज होगा, मतलब वो जगह जो है स्वेल हो जाएगी। ठीक है, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो स्वेलिंग को क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स स्टिमुलेट सेंसरी नर्व एंडिंग गिविंग पेन। कुछ केमिकल मीडिएटर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि हमें मैसेज देगा कि यार यहाँ पर इंजरी हुई है। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या महसूस होगा? पेन महसूस होगी, दर्द महसूस होगी। तो दर्द महसूस करने के लिए हमें ब्रेन को किस तरह पता चलता है? तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स के हेल्प के थ्रू कुछ केमिकल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ब्रेन को मैसेज बन जाता है कि यार दर्द हो रहा है। नर्व आल्सो स्टिमुलेट बाय स्क्रैचिंग फ्रॉम एडिमा। अगर एडिमा होगा तो उसके साथ कुछ नर्व जो है वो भी डैमेज होंगे, वो भी स्क्रैच होंगे। पेन एंड स्वेलिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंक्शन। अब दर्द और स्वेलिंग मतलब एरिया का पूल होना, एज ए रिजल्ट क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन होगा, मतलब वो एरिया जो है काम करने के काबिल नहीं रहती। तो ये 5 कार्डिनल साइंस थे, ये उनके डिफिनेशंस देखे, थोड़े से डिटेल से हमने पढ़े कि किस किस तरह से हमें पता चलता है। तो ये सारे इन्फ्लेमेशन में ही आते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये होता है। ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है कि जब ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट हैं, ठीक है, इस एरिया को आप देखें रेडिश जैसी नज़र आ रही है, ठीक है, रेडिश जैसी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो है इस रेडिश होने की वजह से ये जगह जो है वो हीटअप भी होगी और पेन भी होगा। और जब यहाँ पर पेन और ये अगर आप लोगों को नज़र आ रही है ये कि ये इन इन्फ्लेमेटरी एजेंट से क्या है, थोड़े से फासले पर है, तो इस फासले का मतलब है कि यहाँ पर एडिमा हुआ है, मतलब ब्लड जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। तो जब एडिमा हुआ है, स्वेलिंग हुई है और दर्द हो रही है तो फिर इस जगह को हम यूज कर सकते हैं, इवन टच भी नहीं कर सकते। तो लॉस ऑफ फंक्शन, ये एरिया जो है वो काम करना भी छोड़ देती है, मतलब काम करने के काबिल नहीं रहती। मेडिकल मैनेजमेंट, हमें क्या करना चाहिए? अगर इन्फ्लेमेटरी एजेंट ने हमें इंजर्ड किया तो मेडिकली हमें क्या करना चाहिए? तो मेडिकली हमारे ये 3 गोल्स होते हैं: रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करना; मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिमा, एडिमा ना हो उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करना; और मॉनिटर सिस्टेमिक रिस्पॉन्स, सिस्टेमिक रिस्पॉन्स को भी मेंटेन रखना। तो रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, यानी कि एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड का मतलब क्या है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि कुछ स्टेरॉइड जो है वो यूज़ करते हैं ताकि ये जो पेन है, दर्द है, वो कम हो जाए। दूसरा जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड रिमूव ऑफ फॉरेन बॉडीज। कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं कि फॉरेन बॉडीज अगर वहां पे प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो जाए इससे। मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिमा, एडिमा के लिए हम ये 4 काम करते हैं। राइस, तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। क्या करते हैं? या तो उस जगह को कंप्रेस रखते हैं जहां पर इंजरी हुई है, या ब्लीडिंग स्टार्ट है तो क्या करते हैं? हम उसको अपने हाथ से कंप्रेस कर देते हैं, टाइटली बंद कर देते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग ना हो और एडिमा ना हो। या फिर उस पर आइस रख देते हैं, बर्फ जो है वो रख देते हैं। अगर स्वेलिंग हो जाए तो फिर उसको बर्फ से जो है वो मसाज देते हैं कि यहाँ पर जो है ये इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए और अगर एडिमा है तो वो भी कम हो जाए। मॉनिटर सिस्टेमिक रिस्पॉन्स के लिए अगर फीवर है तो इसके लिए एंटीपायरेटिक्स देते हैं। और डाइट के लिए कैलोरीज, प्रोटीन, फ्लूइड, विटामिन सी रिच शुड बी गिवन। डाइट के लिए हम विटामिन सी रिच डाइट देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं कि ये जो है खाएं, और इसके बनिस्बत जो हीलिंग की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है और जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है डाइट से।
नर्सिंग मैनेजमेंट ये जो है इन्फ्लेमेशन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने हेल्थ वालों के लिए ये इसमें एक पैराग्राफ ऐड किया है कि एज अ नर्स आपने क्या करना है कि जो है वो एक इन्फ्लेमेशन आप लोगों के सामने हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जितना भी इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको ऑब्जर्व करें कि कितना एरिया जो है इसने ख़राब किया हुआ है। ऑब्जर्व इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, क्या करेंगे अगर कुछ इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, कोई सुई है या लकड़ी का हिस्सा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। चेक फॉर एडिमा, एडिमा चेक करेंगे कि एडिमा तो नहीं हुआ, मतलब एरिया तो स्वेलअप नहीं हुआ। Assess bleeding in area, adequate blood flow, nerve conduction, distal and effect site every 2 hourly। जो ब्लीडिंग एरिया है, ब्लीडिंग एरिया को एसेस करेंगे, देखेंगे कि इस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, और हर 2 घंटे के बाद उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे और ब्लड रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब जो पट्टी है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। एसेस पल्स स्किन टेम्परेचर, उसका पल्स जो है वो मालूम करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे। सेंसेशन एंड मूवमेंट इन एरिया डिस्टल टू इन्फ्लेमेशन, उसको जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको टच करेंगे कि यार इसको दर्द हो रहा है या नहीं, ठीक है। कंपेयर इन्वॉल्व साइड विद अदर साइड्स, अगर एक हाथ पर इंजरी हुई है तो उसको दूसरे हाथ से कंपेयर करेंगे कि कितना जो है इसमें चेंजिंग आई है, तो एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करेंगे। ड्रेसिंग एंड कास्ट कंस्ट्रक्शन, ड्रेसिंग पट्टी जो है या जो है उसको अपने हाथों से टाइटली पकड़ेंगे। ये ड्रेसिंग की वजह से क्या काज होगा, कंस्ट्रक्शन काज होगी, मतलब वो जो है टाइट हो जाएगी, तो उस टाइट होने की वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी उस एरिया से। एलिवेट इन्फ्लेम एरिया रिमूविंग रिंग, अगर आप इन्फ्लेम्ड एरिया को टच कर रहे होते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो क्या करेंगे, अपनी रिंग को रिमूव कर देंगे, मतलब जो अंगूठियां पहनी, अगर कुछ अंगूठियां पहनी है तो उसको रिमूव कर देंगे। मोस्टली जो फीमेल्स है उसने अक्सर रिंग्स पहनी होती है, तो अगर वो इन्फ्लेम्ड एरिया की ड्रेसिंग कर रही होती है तो वो क्या करेंगे, अपने रिंग्स को रिमूव कर देंगे। अप्लाई कूल डिप्लीकेशन, अप्लाई कूल डिप्लीकेशन का मतलब ये है कि उस पर हम बर्फ़ रख देते हैं, बर्फ़ से जो है वो मसाज देंगे, तो ये भी एक मैनेजमेंट है इन्फ्लेमेशन को कम करने का। अच्छा, टीथ सेल्फ केयर एट होम, अब घर के लिए हम कौन सी हिदायत देते हैं उनको, यूज ऑफ हीट एंड कूल डिप्लीकेशन मेडिकेशन रायमन फॉलोज, क्या करेंगे, वो जितने भी मेडिकेशन है, जितने भी मतलब ठंड या ज़्यादा हीट होने से उस जगह को बचाएंगे, और जितने भी मेडिकेशंस है, टैबलेट्स है, वो मेडिसिन है वो टाइम पे लेंगे। हाउ टू चेंज ड्रेसिंग मेंटेन हाइजीन, पट्टी चेंज करने की जितने भी हाइजीन, जितने भी साफ तरीके हैं उनको बता देंगे कि यार इस तरीके से जो पट्टी है वो टाइम टू टाइम चेंज किया करें। एक्सट्रीमिटी एलिवेशन उसको कहेंगे कि यार ज़्यादा घूम फिरने से परहेज करें। अर्ली रिपोर्टिंग इफ देयर इज चेंज इन कलर, आउटडोर अपीयरेंस, पेन एंड वुंड, अगर यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, आउटडोर मतलब स्मेल कर रही है, या उसके अपीयरेंस में कोई तब्दीली आ रही है, या वो दर्द कर रही है, तो क्या करेंगे, इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करेंगे, हमारे पास आएंगे कि इसके लिए फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन है, एक्यूट एंड क्रोनिक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर यह हद तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू।